नमस्कार, मिड कैप मंत्रा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और मंगलवार का दिन भारतीय बाजारों में लगातार दूसरा दिन जबकि प्रेशर आपको दिखाई पड़ेगा और जो ब्रॉडर मार्केट की खरीदारी है वो भी अब स्लोली स्टेडली वे में कम हो रही है। तो आप निफ्टी तो डे लो के आसपास देख ही रहे हैं, लेकिन एक बार मिड कैप और स्मॉल कैप भी लेकर आए क्योंकि जो इंटेंसिटी के गेंस वहां थे वो इंटेंसिटी के गेंस थोड़ी धीरे कम हो रहे हैं। मिड कैप इंडेक्स एक बार लाल निशान में भी गया था और अब फ्लैट है, करीब 49,300 के आसपास है। और स्मॉल कैप इंडेक्स भी जो 1% ऊपर था वो भी अब उतना तेज नहीं रहा है, वहाँ पर भी इंटेंसिटी थोड़ी कम हुई है। इसीलिए एडवांस डिक्लाइन में डिक्लाइन थोड़े बड़े हैं और एडवांसेस थोड़े घटे हैं। तो सिचुएशन है अच्छी अभी भी ब्रॉडर मार्केट्स में, लेकिन उतनी अच्छी नहीं है जितनी थोड़ी देर पहले थी। एक आगे भी बातचीत करेंगे हम कई सारी खबरों पर, कई सारे ट्रिगर्स पर, लेकिन पहले रुक कर लेते हैं हेडलाइंस का। ईरान इजराइल संकट से लगातार तीसरे दिन बाजार पर दबाव, 150 अंक गिरकर निफ्टी आया 22,150 के नीचे। निफ्टी बैंक करीब 350 अंकों का दबाव, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप कर रहे हैं आउट परफॉर्म। आईटी सेक्टर ने बनाया बाजार पर सबसे ज्यादा दबाव, करीब 2% फिसला इंडेक्स, करीब 3% फिसले इन्फोसिस। साथ ही सरकारी बैंकों और रियल्टी शेयरों में भी मुनाफा वसूली, वहीं एफएमसीजी और फार्मा में हल्की खरीदारी। जियो फाइनेंशियल की वेल्थ मैनेजमेंट ब्रोकिंग कारोबार में एंट्री से शेयर करीब 4% उछला। दुनिया की दिग्गज इन्वेस्टमेंट कंपनी ब्लैक रॉक के साथ बनाया ज्वाइंट वेंचर, जेवी में दोनों की 50-50% होगी हिस्सेदारी। टेस्ला की भारत में एंट्री की उम्मीद में से बैटरी शेयरों में जोरदार तेजी, 7% से ज्यादा उछाल के साथ बना वायदा का टॉप गेनर। पिछले 8 सत्रों में 35% से ज्यादा चढ़ा एक्साइड का शेयर। वहीं अमर राजा और पैनासोनिक एनर्जी भी 5% दौड़े। पेंट के बाद अब ज्वेलरी रिटेल कारोबार में उतरा आदित्य बिरला ग्रुप। प्रोमोटर ग्रुप कुमार मंगलम बिरला ने किया ऐलान, कहा 5,000 करोड़ का होगा शुरुआती निवेश। ईरान इजराइल टेंशन से निपटने के लिए भारत की तैयारियां तेज, कई मंत्रालय मिलकर रणनीति बनाने में जुटे। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का असर की मॉनिटरिंग जारी, सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। सुप्रीम कोर्ट से बाबा रामदेव को अभी नहीं मिली माफी। पतंजलि भ्रामक विज्ञापन मामले में कोर्ट ने 1 हफ्ते में गलती सुधारने की नसीहत दी। अब 23 अप्रैल को होगी मामले की सुनवाई। तो भारतीय बाजार दिन के निचले स्तरों पर पहुंचते हुए करीब 160 अंकों की गिरावट अब निफ्टी में देखने को मिल रही। 22,113 ये मौजूदा स्तर है। सेंसेक्स करीब 550 अंक नीचे आ चुका है और निफ्टी बैंक भी अब 350 अंक नीचे आ चुका है। तो जो एक अपटिक्स मार्केट में आए थे, 90 अंकों के आसपास था करीब 12 बजे के अराउंड, वहां से गिरावट और गहराई और अब 160 अंक नीचे निफ्टी कामकाज कर रहा है। की कंट्रीब्यूटर के तौर पे आपको एचडीएफसी बैंक दिखाई पड़ेगा। आज ये कंट्रीब्यूशन करीब 19 अंकों के आसपास था थोड़ी देर पहले, लेकिन अब वो सिर्फ 9 अंकों के आसपास का कंट्रीब्यूशन रह गया है। ओएनजीसी, आइशर मोटर, टाइटन, यहां से भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन आ रहा है, लेकिन प्रेशर बना रहा है आईटी, इन्फोसिस, टीसीएस, दोनों के दोनों करीब 38 अंकों के आसपास का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। साथ ही साथ आईसीआईसीआई बैंक, एलएनटी, ये कुछ और ऐसे नाम है जहां पर प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो आईटी से प्रेशर और बैंक्स से प्रेशर, जो कि एक तरफा मार्केट्स के ऊपर दबाव बना रहा है सो फार। ब्रॉडर मार्केट्स के ऊपर जहां खरीदारी थी थोड़ी देर पहले, अभी भी खरीदारी है, लेकिन जो खरीदारी की इंटेंसिटी है वो कम हो गई है। करीब अब 1400-1450 शेयर तेजी में है और 800 शेयरों में बिकवाली है। कुछ देर पहले 400 शेयरों में बिकवाली थी और 1900 शेयर तेजी में कामकाज कर रहे थे। तो वो नंबर में एक ड्रॉप देखने को मिला एडवांस में और मिड कैप अब लाल निशान में आ चुका है। फ्लैट टू नेगेटिव साइड पे सो फार कामकाज कर रहा है। स्मॉल कैप इंडेक्स जो कि 1% ऊपर था वो अब 3/4% ऊपर कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो मार्केट्स में ऊपरी स्तरों से बिकवाली भी आई है और फ्रंट लाइन इंडेक्स डे लो के आसपास कामकाज कर रहे हैं। हमारे साथ स्नेहा सेठ मौजूद हैं, डेरिवेटिव एनालिस्ट एंजल वन से। स्नेहा मैम नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो मार्केट्स पे आपका एक व्यू चाहूंगा, कैसे आप रीड कर रहे हो बाजार को, क्योंकि जो 21,150 के क्रूशल जोन से, माफ कीजिएगा 22,150 के क्रूशल जोन से, उनके भी नीचे अब हम पहुंच चुके हैं। कैसे रीड कर रहे हो आप मार्केट्स को अभी? गुड आफ्टरनून। अगर आप देखें तो जिस तरह की सेलिंग आ रही है पिछले 2 सेशन से, उसके बाद लग रहा है कि मार्केट में थोड़ा सा आप अवॉइड ही करें, अग्रेसिवली ट्रेड करना तो बेटर रहेगा।
मेरा मानना है जिस तरह के कॉल राइटर्स अग्रेसिवली राइटिंग कर रहे हैं, कल के दिन हमने देखा था 22,400 22,500 में काफी अच्छी राइटिंग थी। आज वो शिफ्ट हो गए टुवर्ड्स 22,200 22,300, तो वो एक पॉजिटिव इंडिकेशन तो नहीं है अभी के लिए। मेरा मानना है इमीडिएट बेसिस पे अभी 22,000 के आसपास एक सपोर्ट जोन जरूर है, बट यहाँ पे जिस तरह की सेलिंग है और एक पुल बैक मूव जो भी आ रही है वो सस्टेनेबल नहीं है। तो ये सब चीजें देख के लग रहा है करके थोड़ा सा लाइट ही रहेंगे तो बेटर है। इंडिया विक्स जो कि अभी 13 के आसपास ट्रेड कर रहा है, काफी नीचे आ गया था 11 के आसपास, और वहां से हम थोड़ा सा वोलेटिलिटी इंडेक्स बढ़ते हुए देख रहे हैं। तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से और वोलेटिलिटी इंडेक्स बढ़े, जो कि एक ट्रेडर्स के लिए इतना ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा। तो आई वुड से करके कि थोड़ा सा लाइट रहेंगे तो बेटर है। कोई लॉन्ग में स्टकअप हो गए हैं तो जैसे ही पुल बैक मिलता है तो आप एग्जिट कर लेंगे तो बेटर रहेगा। तो कोई भी पुल बैक पे आप एग्जिट करें वो ज़्यादा बेटर है। स्नेहा मैम, निफ्टी बैंक को लेकर व्यू क्या है, क्योंकि निफ्टी का जो प्रेशर है उसमें आईसीआईसीआई बैंक एक तरफा प्रेशर दे रहा है इधर, और एचडीएफसी बैंक थोड़ा बहुत सपोर्टिव है। सो आप कैसे रीड कर रहे हो पीएसयू और प्राइवेट में से आईसीआईसीआई बैंक का प्रेशर और एक तरफा एचडीएफसी बैंक का सपोर्ट, अभी क्या करें? ये ऑफ कोर्स एचडीएफसी का सपोर्ट है, बट ओवरऑल अगर आप देखें तो सारे ही प्राइवेट सेक्टर बैंक इतना कुछ स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहे हैं। इनफैक्ट मुझे काफी काउंटर्स सेल के लिए भी अच्छे लग रहे हैं ये लेवल्स पर। बैंक निफ्टी मुझे लग रहा है करके एक सपोर्ट है 47,000 के आसपास, 47,200, और अपसाइड में 48,200 का एक रेजिस्टेंस रहेगा। तो अब ये 1000 पॉइंट्स के रेंज है। बैंक निफ्टी में आज के दिन कोई ज्यादा मूव नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इंडेक्स में लाइट ही रहेंगे तो बेटर है, बट अभी के लिए थोड़ा सा भी पुल बैक मूव होता है तो कोई भी अगर लॉन्ग साइड पे स्टकअप है तो एग्जिट करेंगे तो बेटर रहेगा। तो लॉन्ग साइड में अगर आप स्टकअप हैं तो कोई भी तेजी का इस्तेमाल करके निकलने की कोशिश करें। तो स्नेहा मैम, आपकी तरफ से इंडिविजुअल स्टॉक्स कहाँ पर आप लॉन्ग हो, कोई शॉर्ट? सो इंडिविजुअल काउंटर्स में 2 काउंटर है। पहला है बैंकिंग स्पेस है इंडसइंड बैंक, जो कि मुझे सेल के लिए अच्छा लग रहा है। ये काउंटर नियरली 2.5% नीचे है आज के दिन। मुझे लग रहा है यहाँ से फॉलो अप सेलिंग भी आ सकती है। काफी समय से आप देखेंगे कि अपसाइड में जो 1560 1570 जोन के आसपास एक हर्डल है। तीसरी बार ये है करके कि इंडसइंड बैंक वहीं से वापस से सेलिंग अट्रैक्ट कर रहा है। आज के दिन नियरली 2.5% नीचे है और शॉर्ट पोजीशंस भी ऐड हो रहे हैं। तो मुझे लग रहा है यहाँ से फॉलो अप सेलिंग आ सकती है फॉर द टारगेट ऑफ एटलीस्ट आप 1470 पहला टारगेट रहेगा, 1440 का एक दूसरा टारगेट रहेगा। उस टारगेट्स के लिए आप इधर सेल करेंगे, और जो रेजिस्टेंस है जो कि अभी के लिए आज का जो हाई है दैट इज अराउंड 1534 के आसपास, ये आप स्टिक स्टॉप लॉस लगा के इसमें सेल में बने रह सकते हैं। और दूसरा काउंटर जो मुझे सेल के लिए अच्छा लग रहा है दैट इज टीवीएस मोटर्स। ऑटो स्पेस में भी काफी सारे स्टॉक्स हैं जहां पे हम प्रेशर देख रहे हैं। तो टीवीएस मोटर अगर आप देखें तो एक राइजिंग ट्रेंड लाइंस का सपोर्ट था, उसको ये काउंटर ने ब्रीच किया है। मुझे लग रहा है यहाँ से और सेलिंग आ सकती है, तो यहाँ पे भी 1920 के टारगेट के लिए इसे सेल करना है। अपसाइड में जो स्टॉप लॉस है दैट विल बी अराउंड 2010-15 के रेंज में एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। तो 2 नाम, एक है इंडसइंड बैंक जिस पे आप शॉर्ट जा सकते हैं, दूसरा है टीवीएस मोटर जिस पर आप शॉर्ट जा सकते हैं, और दोनों ही डेलों के आसपास अभी सो फार कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आगे भी हम स्नेहा मैम से बातचीत जारी रखेंगे कुछ और स्टॉक्स को लेकर, लेकिन पहले मिड कैप गेनर्स और लूजर्स आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेंगे। मिड कैप इंडेक्स जो कि अब लाल निशान में आ चुका है और करीब करीब फ्लैट टू नेगेटिव टोन पे भी सो फार ट्रेड कर रहा है। टॉप लूजर्स के तौर पर आपको नाम दिखाई पड़ेगा आईटी का, और ये मेजर प्रेशर आज आईटी की तरफ से आ रहा है। इसमें कोफोर्ज, एम्फेसिस, साइंट और उसके अलावा ओरेकल, ये कुछ ऐसे नाम हैं जहां पर एक अच्छी खासी बिकवाली आज के सत्र में देखने को मिल रही है। लाइकवाइज आज प्रेशर है बैंक से, तो पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, आरबीएल बैंक, फेडरल बैंक, कुछ ऐसे नाम जो कि 1.5 से लेके 3% के आसपास का डिक्लाइन दिखा रहे हैं, यहाँ पर भी प्रेशर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा आज बैटरी शेयरों में खरीदारी है, तो एक्साइड जो कि लगातार आउट परफॉर्मेंस दे ही रहा है, अमर राजा बैटरी 8% आज ऊपर है, पैनासोनिक एनर्जी करीब 1.5% ऊपर है, एवरेडी करीब 3.5% के आसपास की बढ़त यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। आज ऑटो एंसिलरी स्पेस ही बाइंग में है, तो उसमें लोमैक्स ऑटो, एंड्योरेंस टेक, सोना बीएलडब्ल्यू और संवर्धना मदरसन करीब 1.5 से लेके 4% के आसपास की बढ़त यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। मिड कैप के टॉप गेनर्स में स्टरलाइट टेक है 6-7% ऊपर, जीएसपीएल है 4% ऊपर, जी शिपिंग और सेंचुरी टेक्सटाइल करीब करीब 2 से लेकर 3.5% ऊपर। गिरने वाले शेयरों में आपको दिखाई पड़ेगा गुजरात गैस, एल&टी फाइनेंस होल्डिंग,
एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, सिंजीन, ये कुछ ऐसे नाम है जहां पर आज प्रेशर बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। स्नेहा मैम, कोई भी नाम आईटी स्पेस से आपको दिख रहा है क्या शॉर्ट के लिए कि ऑलरेडी बढ़िया प्रेशर वहां आ चुका है, चाहे कोफोर्ज हो, परसिस्टेंट हो, L&T इन्फोटेक, माइंडट्री हो, इवन TCS हो और इन्फोसिस हो नंबर से पहले। सो यहाँ कोई नाम शॉर्टिंग के लिए या पुल बैक प्ले? सी आई थिंक हमने आईटी मतलब लाइक आईटी स्टॉक्स में हमने काफी सारे स्टॉक ऑलरेडी सेल में दिए थे और अभी थोड़े से और करेक्शन आ सकता है। कोफोर्ज हो गया या टेक महिंद्रा हो गया, ये मुझे और भी सेलिंग यहाँ से लगता है करके कि कंटिन्यू हो सकता है, तो ये काउंटर्स वॉच कर सकते हैं। तो कोफोर्ज और टेक महिंद्रा, इनके ऊपर आप नजर रखें, शायद थोड़ा सा फर्दर एक्सटेंशन बिकवाली का आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। इंपॉर्टेंट नंबर्स में कल एक बड़ा नंबर आने वाला है, वो है टाटा कम्युनिकेशन का। वही टाटा कम्युनिकेशन ने लेकर आए किस तरह के नंबर्स वहाँ पे अनुमान बाजार लाकर चला कि स्टॉक में अगर देखें तो कुछ हद तक पहले से डिस्काउंटिंग शुरू हो गई है। करीब करीब 5,770 करोड़ रुपए के आसपास रेवेन्यूज इस तिमाही में रहने का अनुमान है, 5630 करोड़ रुपए के सामने। ये क्यू ऑन क्यू बेसिस पर है। मुनाफा हालांकि एक बहुत बड़ा जंप है क्योंकि पिछले क्वार्टर में कंपनी में एक एक्सेप्शनल आइटम था जिसकी वजह से मुनाफा सिर्फ 45 करोड़ रुपए आया था, तो जिसकी वजह से आपको मुनाफे के नंबर में एक बढ़त दिख रही है। हालांकि अगर आप एबिटा फ्रंट पर जाएंगे तो ये नंबर आपको ठीक दिखाई पड़ेगा, 1130 करोड़ रुपए के सामने 1160 करोड़ रुपए का एबिटा है। मार्जिन स्लाइटली प्रेशर में है लेकिन मोलेस फ्लैट टू नेगेटिव साइड पर 10 बेसिस पॉइंट के आसपास का एक डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। वॉइस रेवेन्यू कारोबार के अंदर 3% के आसपास के डिक्लाइन की बातचीत है क्यू ऑन क्यू बेसिस पर। इसके अलावा कंपनी के बाकी सब सेगमेंट देखे जाएं तो डीपीएस और कोर डेटा सर्विसेज कारोबार में 5% के आसपास डीपीएस में और कोर डेटा में करीब करीब 1% के आसपास की बढ़त का अनुमान है। इसके अलावा कंपनी ने जो नए एक्विजिशंस किए थे उससे इनके एबिटा मार्जिन में थोड़ी गिरावट रहेगी, मोर लेस 10 बेसिस पॉइंट के आसपास, क्योंकि वो कॉस्ट थोड़ी सी एस्केलेट होगी। अदरवाइज कंपनी के मार्जिन बिल्कुल फ्लैट साइड पे आने का अनुमान इस क्वार्टर के अंदर लगाकर बाजार चल रहा है। वाई बेसिस पे नंबर बेटर दिखेंगे लेकिन क्यू ऑन क्यू बेसिस पे जो नंबर है उनमें थोड़ा सा स्लगिश या मिक्स साइड पे आप कह के चल सकते हैं। और एक और इंटरेस्टिंग पार्ट, क्योंकि एक फाइनेंशियल ईयर क्लोजर भी है तो कंपनी का जो टोटल केपेक्स रिक्वायरमेंट है, ये जो केपेक्स का नंबर है वो भी कंपनी यहीं पर ही ईयरमार्क करते हुए दिखाई पड़ेगी। स्नेहा मैम, टाटा कम्युनिकेशन कल नंबर आने वाले हैं, थोड़े पहले एक बड़ा ड्रॉप था, अभी फ्लैट है, क्या करना चाहिए यहाँ पे? अगर आप एक काउंटर देखें तो काफी अच्छा करेक्शन आया है, 2050 प्लस लेवल से स्टॉक करेक्ट हो रहा है। मेरा मानना है कि एक सपोर्ट जोन जरूर है यहाँ पे। अगर आप देखें तो डेली चार्ट में एक 89 EMA का सपोर्ट है अराउंड 1856 के आसपास, 60 जोन के आसपास। तो मुझे लग रहा है करके कि ये एक सपोर्ट है, बट आई वुड से करके कि यहाँ पे थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए। एक 1840 से लेके 1860 के आसपास सपोर्ट जोन है, यहाँ से अगर एक पुल बैक मूव आने की चांसेस काफी ज्यादा है। तो अगर किसी को लॉन्ग साइड पे ट्रेड करना है तो आई वुड से करके कि अगर किसी ने अगर ऑलरेडी लॉन्ग किया तो आई वुड से करके कि 1840 का एक स्टॉप लॉस लगा के बने रहे। अगर इसके नीचे जाता है तो थोड़ा सा इसमें पॉसिबिलिटी है करके कि यहाँ पे और सेलिंग आकर 1760 के भी लेवल्स देखने को मिल जाए। बट जिस तरह की फॉल आई है यहाँ से, इट इज इम्पोर्टेंट करके कि ये सपोर्ट जोन से कैसे रिएक्ट करता है, तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच रहना चाहिए। अगर कोई लॉन्ग साइड पे बने हैं तो आपको 1840 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना है। 1840 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस और बने रहें एज ऑफ नाउ स्टॉक के अंदर। अब लेट्स सी कैसे रिएक्ट करता है नंबर्स के ऊपर, लेकिन 1840 के आसपास एक सपोर्ट इसको जरूर मिलेगा। ईरान और इजराइल टेंशन पर पूरी दुनिया की नज़र है। भारत ने भी इस संकट से निपटने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। संकट बढ़ने की सूरत में भारत सरकार के कई मंत्रालय मिलकर रणनीति बनाने में जुट गए हैं। एक्सक्लूसिव खबर लेकर आए हैं लक्ष्मण रॉय हमारे साथ। लक्ष्मण जी के पास चलता है। लक्ष्मण जी, क्या डिटेल है आपके पास, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है, अलग अलग लिहाज से भी है। सो क्या अपडेट आपके पास? अलग अलग समीक्षा के बाद अगर ये लंबा थोड़ा चलता है संकट, कच्चे तेल की कीमतें काफी ज्यादा बढ़ती हैं, अगर एक्सपोर्ट काफी ज्यादा डिस्टर्ब होता है तो फिर जल्द ही इंटर मिनिस्ट्रियल बैठक बुलाई जाएगी और प्रधानमंत्री कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी की अगुवाई में इस बैठक को शामिल किया जाएगा। इस बैठक में तय किया जाए कि आखिर क्या रणनीति अपनाई जाए। सबसे तत्कालिक चिंता विदेश मंत्रालय की यह है कि जो 17 भारतीय ईरान की कस्टडी में है उनको कैसे निकाला जाए। ये निकलने के बाद कूटनीतिक तौर पर विदेश मंत्रालय अगला कदम उठाएगा। दूसरी प्राथमिकता उद्योग मंत्रालय की है। उद्योग मंत्रालय ये देख रहा है कि एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा प्रभावित ना हो, क्योंकि उससे सी रूट से जो जाता है एक्सपोर्ट के फ्रेट चार्जेस शिपिंग के बढ़ रहे हैं, कंटेनर की समस्या बढ़ रही है, उससे कैसे निपटा जाए इसको लेकर शिपिंग कंपनियां, एक्सपोर्टर्स, कंटेनर वाली कंपनियों से बातचीत उद्योग मंत्रालय कर रहा है। पेट्रोलियम मंत्रालय ये देख रहा है कि हमारे पास कच्चे तेल का रिजर्व कितना है, कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो हमें क्या असर पड़ेगा। अगर
बहुत ज़्यादा संभावना नहीं है। अगर स्टेट ऑफ हार्मोर को रोक दिया जाता है ईरान की तरफ से, उस रूट से जिस रूट से कच्चे तेल आता जाता है, तो उसका क्या असर पड़ेगा, हमारे पास दूसरे विकल्प क्या होंगे। वित्त मंत्रालय ये देख रहा है कि कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो हमारा पूरा बजट का गणित गड़बड़ा जाएगा, तो उसमें हमें किस तरह से कदम उठाने होंगे। तो अभी अलग अलग मंत्रालय अपने तरफ से काफ़ी हरकतें कर रही हैं और बैठकों का सिलसिला लगातार चल रहा है पिछले 48 घंटे से, और अब अगले कदम का इंतजार है कि अगर संकट लंबा चलता है तो हमें क्या कदम उठाने चाहिए। तो अलग अलग मंत्रालय इसके ऊपर एक नज़र बना के रखे हुए हैं, लेकिन जैसे जैसे फेरबदल होगा सिचुएशंस में, उसके हिसाब से यहाँ पर कॉल गोइंग फॉरवर्ड ली जाएंगी। आगे बढ़ते हैं और एक और इम्पॉर्टेंट, शुक्रिया लक्ष्मण जी तमाम डिटेल हमारे तक शेयर करने के लिए। आगे भी आपसे हम बातचीत करेंगे, कुछ अपडेट आता है इस पर तो। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट इवेंट जो थोड़ी देर पहले हुआ है कि पेंट के बाद अब ज्वेलरी कारोबार में भी आदित्य बिरला ग्रुप उतरेगा। एबी ग्रुप के चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला ने कहा कि रिटेल ज्वेलरी कारोबार में 5,000 करोड़ रुपए का एक शुरुआती निवेश होगा। आपको सुनवाते हैं। As we advance into 2024, the launch of two new consumer-facing ventures marks the group's commitment to constructing a growth platform characterized by a unique confluence of strength and breadth. Just last month, we launched our paints business with an initial investment of rupees 10,000 crores, as you know, and in a few months, we will be launching a jewelry retail venture with an initial investment of rupees 5,000 crores. तो ज्वेलरी कारोबार के अंदर भी अब एक्सपेंशन होगा। पहले पेंट के अंदर ग्रासिम के थ्रू एक्सपेंशन था और अब ज्वेलरी कारोबार पे 5,000 करोड़ रुपए के आसपास का निवेश होता हुआ दिखाई पड़ेगा। कमोडिटी बाजार, मतलब इस खबर के बाद अब कमोडिटी बाजार की तरफ रुख कर लेते हैं, जहां पर धीरे धीरे लोगों का क्रेज बढ़ रहा है और लोग बाजार में निवेश तो करना चाह रहे हैं लेकिन सही तरीका नहीं जानते हैं। ऐसे में आपकी मदद करने के लिए सीएनबीसी आवाज़ लेकर आया है अब तक की सबसे अनोखी पहल। देश विदेश के कमोडिटी बाजार के दिग्गजों से सीखिए कमोडिटी बाजार के गुण, सीखिए कैसे बाजार में की जाए निवेश, कैसे किया जाए कमाई, कैसे किया जाए F&O में हेजिंग स्ट्रैटेजीज और कैसे बाजार के ट्रेंड्स को पहचानें। तो आप इस तरह के अलग अलग डायनामिक्स को समझ सकते हैं और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप इस सेशन में जान सकते हैं। इस कमोडिटी से जुड़े आपके हर सवाल के लिए आप इस एक्सक्लूसिव वेबिनार का हिस्सा बने और लॉग इन करें www.hindi.cnbctv18.com/commodity-gurukul पे, और बाकी डिटेल्स भी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, उसके जरिए भी आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। मार्केट्स में गिरावट और एक्सटेंड हुई, करीब करीब 182 अंक नीचे अब निफ्टी आ चुका है। सेंसेक्स करीब 600 अंक दोबारा अब नीचे और निफ्टी बैंक करीब 350 अंकों से ज़्यादा का फॉल दिखा रहा था। मार्केट्स अब डे लो पर एग्जैक्टली कामकाज करते हुए और एक बार मिड कैप स्मॉल कैप भी लेकर आए, किस तरह की सिचुएशन वहाँ पर है, क्योंकि मिड कैप में जो तेज़ी थी वो फिजल आउट हुई और अब 1/4% नीचे मिड कैप इंडेक्स कामकाज कर रहा है। डे लो के आसपास मिड कैप इंडेक्स है। स्मॉल कैप इंडेक्स भी अब 0.5% रह गया ऊपर, जो 1% से ज़्यादा की तेज़ी थी वो भी अब यहाँ पे वाइप आउट हुई है। तो बाजार अब डे लो पर एग्जैक्टली ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आगे भी बातचीत करेंगे कुछ और खबरों पर, लेकिन देश अब चुनावी खुमार में डूब चुका है और इसी रंग में सीएनबीसी आवाज़ भी सराबोर है। सीएनबीसी आवाज़ की हमेशा से कोशिश रही है कि देश में कोई भी रंग चढ़ा हो, आपको हर कीमत पर फ़ायदा होना चाहिए। इसी सोच के साथ हम लेकर आए हैं इलेक्शन स्टॉक्स। तो इलेक्शन स्टॉक्स में हमारी कोशिश ये रहती है कि शेयर आपको बताया जाए जो कि इस इवेंट से रिलेटेड हो। तो आज हमने बातचीत की गौरांग शाह और आशीष बहेती की पिक्स पर, आपको सुनवाते हैं। जून तक अगर टाइम हॉराइजन है तो HCL टेक लार्ज कैप आईटी जिसमें सबसे अच्छा परफॉर्मर रहा है ये पूरे लार्ज कैप आईटी में, और जो सबसे HCL TCS के नंबर्स आए थे, मेरा एंटिसिपेशन है कि HCL के नंबर्स भी अच्छे आएंगे उन्हीं लाइंस पे। और जो एक करेक्शन हमने ऑलरेडी देख रखा है, 1700 से स्टॉक स्लिप होकर 1500 तक आ चुका है और आज भी कोई गिरावट आती है तो उसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है 1400 का एक एसएल मेंटेन करें, 1600 और 1660 तक के टारगेट के लिए इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। एक स्टॉक चुना है वो है तानला प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड, 950-980 के आसपास मेरे ख्याल से कल कामकाज कर रहा होगा। ये कंपनी सबसे बड़ी भारत में स्थापित कंपनी है, दूरसंचार यानी कि कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म सर्विस प्रोवाइडर है ये। दो अहम कारोबार इनके एंटरप्राइज और प्लेटफॉर्म्स जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज करती हैं, जो काम आते हैं स्पैम और फ्रॉड की गतिविधियों को कम करने के लिए। जिस प्रकार से यूपीआई और ई कॉमर्स के ट्रांजैक्शंस बढ़ रहे हैं, इनके पास जो मौजूदा ग्राहक है उनसे तो आय बढ़ेगी, लेकिन जो नए ग्राहक के अपने सूची में जोड़ेंगे
उसको लेकर के हमारा आकलन और अनुमान ये कहता है कि आने वाले भविष्य में इनके नतीजे काफी अच्छे आ सकते हैं और सरकार के तरफ से भी जो भी योजनाएं या नीतियां लागू होगी इसको लेकर के 1350 का लक्ष्यांक निर्धारित किया है। तो आप सुन रहे थे दोनों जानकारों की इलेक्शन से रिलेटेड पिक्स। अगर आप मीडियम टर्म के लिए कोई स्टॉक देखना चाह रहे तो गौरांग और आशीष मानते हैं कि आप इन स्टॉक्स पे बेट कर सकते हैं। लेकिन इस बीच मार्केट्स में प्रेशर और बढ़ा, 180 अंक नीचे। और अभी वीरू ने एक अपडेट भी दिया है कि अक्टूबर 2023 के बाद निफ्टी आईटी 200 दिन एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे, यानी कि 200 डेमा के नीचे अब निफ्टी आईटी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एक अच्छा खासा सेल ऑफ, 2.25% नीचे निफ्टी आईटी इंडेक्स है, जिसको आज लीड कर रहा है इन्फोसिस, एल&टी इन्फोटेक माइंट्री और टीसीएस। ये 3 हैवी वेट जो कि दिन के निचले स्तरों पर कामकाज कर रहे हैं, जिसका इम्पैक्ट आप पूरे आईटी स्पेस पे देख रहे हैं और आईटी का प्रेशर पूरे बाजार के ऊपर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जाने से पहले खिलाड़ियों का अपडेट भी आपकी स्क्रीन पर आएगा। इस हफ्ते के 3 खिलाड़ी जो हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसमें अरुण कुमार मंत्री हैं, जो कि हमारे साथ मौजूद हैं। साथ ही साथ ओशो कृष्णन और अमोल अठावले हैं। सो फार ओशो लीड कर रहे हैं 2% पॉजिटिव रिटर्न के साथ, अरुण नेगेटिव और अमोल का रिटर्न करीब 1% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो ये है खिलाड़ियों का अपडेट। अब मिड कैप मंत्रा को नहीं समेटेंगे, एक ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के उस पार नो योर कंपनी, और वहाँ पे आज हम बातचीत करेंगे एल्केम लैबोरेटरीज के CFO नितिन अग्रवाल सर से, एक्सपेंशन प्लान्स को लेकर भी और अपकमिंग डिटेल्स को लेकर भी किस तरह की है, उन सब पे चर्चा होगी। छोटे से ब्रेक के उस तरफ। नमस्कार।